नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहां हम UGC नेट पेपर 1 संबंधी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। चलिए, आज जो हमारा विषय है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली। इसके हम 4 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम 5वें पार्ट का अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक देखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो हम प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्या करते हैं वो एकदम ध्यान से सुनिएगा, और जो चीज़ आपको नई बातें लगती है वो अपने नोट्स बुक में उसको ऐड कर लीजिएगा। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको UGC नेट पेपर 1 संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में मिल सके। चलिए, अब हम आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, 61 नंबर प्रश्न, कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के बारे में सत्य कथन है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये जो है ICHR इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में ICHR शॉर्ट में बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके बारे में बोल रहा है क्या क्या सत्य है। पहला कथन है कि इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में एक स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में की गई थी। ये बिल्कुल सही है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य देश में तथ्यपरक अनुसंधान लेखन को बढ़ावा देना, यानी कि ये जो ICHR है इसका मेन मोटो ही है, मेन उद्देश्य ही है कि देश में, पूरे देश में ऐसे लेखन को बढ़ा दिया जाए जो कि फैक्ट पर आधारित हो। ठीक, इसके साथ साथ ही आपको बताओ कि यह जो है ICHR, यह रिसर्च प्रोजेक्ट यानी कि अनुसंधान परियोजना को भी प्रायोजित करता है तथा देश के लोगों में देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करने की भावना को भी जागृत करता है। यानी कि जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेजने का भी काम करता है कौन? ICHR। लोगों को अपने सांस्कृतिक विरासत के प्रति प्रेम जगाने का भी काम करता है ये ICHR, यानी कि ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ठीक है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पर दोनों का दोनों विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद के बारे में सत्य कथन है। भारतीय उच्चतर, यहाँ पे उच्चतर, उच्च उसके बाद फिर तर, भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद के बारे में सत्य कथन है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला, IIS शिमला, इसके बारे में सत्य कथन की बातें कर रहा है। तो आपको बताओ कि इसकी स्थापना वर्ष 1965 ईस्वी में की गई थी। जो पहला विकल्प है बिल्कुल सही है। फिर दूसरा विकल्प है, इसका उद्देश्य सामाजिक विभाग, मानविकी एवं संबंधित क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ विद्वानों की सहायता करना है। यानी कि ये जो संस्था स्थापित हुई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, यानी कि भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद, तो इसका उद्देश्य यही है जो इसमें कहा गया कि सोशल साइंस के क्षेत्र में और फिर उससे रिलेटेड क्षेत्रों में, मतलब कि रिसर्च को बढ़ावा देना है। जो विद्वान उसमें रिसर्च कर रहे हैं उन सबकी हेल्प करना है। इसके साथ साथ ही इसका यह भी काम है कि ये नए क्षेत्रों में रिसर्च के लिए नए महत्वपूर्ण विचारों के सृजन की दिशा में भी यह कार्य करता है। ठीक, तो यहाँ पर भी हमारा दोनों का दोनों विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, ये क्या है? भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद यानी कि IIAS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ये कहाँ है? शिमला में है। ठीक, तो इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। तो ये दोनों संस्था आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि संस्था से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न रहते हैं हायर एजुकेशन में, 1 प्रश्न तो रहना है। डीम्ड विश्वविद्यालय के बारे में सत्य कथन है। देखिए, डीम्ड विश्वविद्यालय को हिंदी में सम विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से कथन सत्य है। पहला, इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। बिल्कुल, ये जो विश्वविद्यालय होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, इन पे कोई बंधन या नियंत्रण नहीं रहता, इनको बहुत सारी छूट मिली रहती है। ठीक, और बी विकल्प करा, इन्हें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान मिलता है। बिल्कुल, ये जो
हायर, ये जो मतलब कि डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं, इसको हिंदी में सम विश्वविद्यालय बोलते हैं, इनको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ग्रांट भी मिलता है। साथ ही साथ ये अपना पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये मतलब कि संस्थान का फ़ी क्या होगा ये सब भी ये खुद अपना बना सकते हैं। ठीक, तो ये जो तीसरा विकल्प फिर कह रहा है कि भारत का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय बम्बई विश्वविद्यालय था, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय जो है वो IIOS था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये जो है सो इसका मतलब कि ये पहला ये डीम्ड विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को प्राप्त है, भारतीय विज्ञान संस्थान जिसको हिंदी में बोलते हैं। वैसे इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में ही हो गई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, भारतीय विज्ञान संस्थान की। लेकिन इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा जो मिला वो 1908 में स्थापना और 12 मई 1958 को डीम्ड विश्वविद्यालय का इसको दर्जा मिला। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए भी सही था कि और बी भी सही था, तो ए बी सही था पर सी सही नहीं था। तो हमारा जो है सो विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा, विकल्प ए भी सही। अब है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में सत्य कथन की छटनी करें। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से कथन सत्य है। इन सब में से ये प्रश्न बराबर UGC के बारे में हमेशा प्रश्न हायर एजुकेशन से पूछा जाता है, तो अब इसके बारे में प्रश्न पूछना अनिवार्य ही रहता है। तो ये जो हमारा पहला विकल्प कर रहा है कि इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई, बिल्कुल ये जो है सो वैसे 28 दिसंबर 1853 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे अबुल कलाम आज़ाद, वो इसकी नींव रख दिए थे। किसकी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। पर यह वास्तविक रूप में, औपचारिक रूप में 1956 ईस्वी में संसद में पारित एक विशेष विधेयक द्वारा यह मतलब कि स्थापित हुआ। तो ये एक औपचारिक स्थापना हो गई। ठीक, ऐसे 28 दिसंबर 1853 को ही हो गई थी। दूसरा जो इसका विकल्प है कि यह मुख्यतः विश्वविद्यालय में शिक्षा सुधार हेतु केंद्र सरकारों को सलाह देता है। बिल्कुल, विश्वविद्यालय के शिक्षा में क्या सुधार करना है, क्या जो है सो मतलब कि चेंजेस लाने हैं, इसके लिए ये क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस देता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ ये जो है स्टेट यूनिवर्सिटी को भी एडवाइस देता है। आप रेगुलेशन 2018 के बारे में जानते हैं, कितनी बातें उसमें एडवाइस के रूप में दी गई है कि कैसे क्या करना है। फिर विकल्प सी देखिए, कुलपति, प्रतिकुलपति, व्याख्याता आदि पदों की योग्यता व वेतन का निर्धारण करता है। बिल्कुल ये भी कथन सही है। आप जानते हैं कि रेगुलेशन 2018 जो निकला था, UGC रेगुलेशन 2018, उसमें स्पष्ट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन होगा 57,700 से 1,52,000 या 72,000 करके है, ये वेतन होगा। फिर जो है सो कौन बन सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए भी उसमें योग्यता है कि भाई PG प्लस नेट रहना चाहिए या PG प्लस PhD रहना चाहिए रेगुलेशन 2009 के अनुसार। तो इस प्रकार की बातें सारी जो निर्धारण है, या ये VC के लिए भी, नॉट ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, या था कि VC प्रो VC ये सारे पोस्टेड के लिए क्या मतलब सारे पोस्ट के लिए क्या योग्यता, क्या एलिजिबिलिटी होगी और इनका क्या पेमेंट होगा, ये सारा निर्धारण UGC करने का काम करता है। तो ये सारा काम UGC का है। आपको बता दूं कि UGC का मुख्यालय जो है सो वो न्यू दिल्ली में यानी कि नई दिल्ली में है। वैसे 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, पुणे, भोपाल, कलकत्ता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर, ये जगह पर इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और डॉक्टर CD देशमुख इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सिवा 10 और अन्य सदस्य होते हैं। तो आप UGC के बारे में मैंने इतनी सारी जानकारी दे दी है। उम्मीद है कि आप तो एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी गलती नहीं करेंगे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में जो सत्य कथन वाली बात थी, तो यहाँ पर सारे के सारे हमारे विकल्प सही थे। अब 65 नंबर प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 1985 ईस्वी से पहले क्या कहा जाता था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी जो है सुना कि पेपर में, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि MHRD मंत्रालय ने कहा है, या MHRD मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि 15 अगस्त के बाद ही कॉलेज खुलेंगे। ऐसी बातें उन्होंने की है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आपके सामने ये सवाल आता है कि ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको 1985 से पहले क्या कहा जाता था। विकल्प ए शिक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय, सी मानव संसाधन मंत्रालय, डी संस्कृति मंत्रालय। तो आपको बताओ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 1985 से पहले शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय कहा जाता था।
उसके बाद से 1985 से इसको MHRD कहा जाने लगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अभी रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री यानी शिक्षा मंत्री है। इसका काम क्या है? शिक्षा का विकास करना, और साथ ही में मतलब कि क्या नामांकन है कॉलेज में, स्कूल में, यहाँ सब जगह, मतलब कि नामांकन की दर क्या है, छात्र कितने छात्र छात्राएँ स्कूल में पढ़ रहे टोटल पॉपुलेशन की, उसका अनुपात बढ़ाना है। ये सारा काम मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ही है। और साथ ही साथ हायर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। अभी जो आप ये ऑनलाइन एजुकेशन मेरे ये द एंड क्लासेस के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ही हो गया। तो ये सारा जिम्मा जो है सो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जिम्मे है। देखिए अभी जो है सो ये जो अभी स्थिति चल रही है, तो इसमें हर जगह क्या है, स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। तो ये सब किसने निर्धारित किया? UGC ने निर्धारित किया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निर्धारित किया। सब एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। तो ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 1985 ईस्वी से पहले जो कहा जाता था वह शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय कहा जाता था। अब है NAAC का पूरा नाम क्या है? NAAC बड़ा ही फेमस शब्द है ये, मतलब कि टर्म है, इसका पूरा नाम पूछ रहा है। तो NAAC का जो पूरा नाम होता है वो होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। यानी कि आपको बताऊं कि असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन, और ये जो है मतलब कि एक्रेडिटेशन मतलब होता है मान्यता या प्रमाणन। तो ये क्या करती है, इसी से समझ जाइए कि ये जो है सो मान्यता देने की काम करती है। यहाँ पर जो विकल्प सी था हमारे यहाँ पर, ये सही जवाब हो जाएगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, इसको हिंदी में बोलते हैं। यह UGC द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट मतलब जो शुरू में ही बताए थे, स्वायत्तशाही संस्थान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। इसका मुख्य कार्य क्या है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या शिक्षा का स्तर है, वहाँ पर जो विद्यार्थियों को सुविधाएं मिले वो क्या सुविधा है, इसका क्या करना है, मूल्यांकन करना। बस यही ये काम करती है, असेसमेंट करने का काम करती है। इसी के आधारित ग्रेड पर कॉलेज सबको जो है सो कॉलेज का अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि NAAC से अच्छे वहाँ पे सुविधाएं अच्छी रहती है, छात्रों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं रहती है, हर एक सुविधा रहती है, लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट रहता है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखता है तो NAAC उस कॉलेज को अच्छे नंबर देता है, तो उस कॉलेज को अच्छा ग्रांट मिल जाता है सरकार की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो है सो NAAC करने का काम करता है। तो यहाँ पर विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब फिर बढ़ते हैं हम अगले डी विकल्प की ओर, मतलब 67 नंबर प्रश्न के लिए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय और विश्वविद्यालय में अंतर है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पूछेगा तो वो IGNOU हो जाएगा। IGNOU की स्थापना 1985 में हुई थी, जो कि दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति थी, और ये अभी भी बहुत ही बड़ी क्रांति है। वर्तमान में 33 लाख से भी ज़्यादा छात्र ये मतलब कि इसके माध्यम से पढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कार्यालय क्या है? न्यू दिल्ली में है, तथा इसमें 33 देशों के छात्र पढ़ते हैं। और ये जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय पूछ रहा है, नेशनल ओपन स्कूल, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और IGNOU 1985 में, भूलिएगा नहीं। अब इनमें से किन संस्थाओं का मुख्यालय दिल्ली में है? ये हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से किन किन संस्थानों का मुख्यालय दिल्ली में है। पहला है AICTE, NAAC, IGNOU या ऑल, NAAC, IGNOU या AICTE। तो AICTE मतलब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो ये जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये जो है इसकी ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना परामर्शी निकाय के रूप में बहुत पहले हो गई थी 1945 में ही, पर 1987 में से संसद द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। इसका मुख्यालय जो है सो दिल्ली में है, और 7 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। 7 क्षेत्रीय कार्यालय, जिस तरह की आपको हमने अभी बताया था कि UGC जो है उसका भी 6 क्षेत्रीय कार्यालय, इसी तरह NAAC का भी 7 क्षेत्रीय कार्यालय है, पर मेन मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। फिर AICTE के साथ साथ जो है सो AICTE का मैं बोल रहा था कि 7 कार्यालय है, 7 क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्यालय दिल्ली में। और साथ ही अगर दूसरे विकल्प बी के ओर गौर करेगा तो NAAC का भी कार्यालय जो है सो मुख्य कार्यालय दिल्ली में ही है मुख्यालय, और IGNOU का भी मुख्यालय दिल्ली में ही है। तो यहाँ पर सारे के सारे विकल्प हमारे क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे।
अब है जो आपका पहला पिछले वीडियो में होमवर्क था, ये आपका सवाल था कि प्रदेशीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्राय देश के राज्यपाल होते हैं, इस पद पर उनका वेतन क्या होता है, ये आपका प्रश्न था। तो आप प्रश्न को थोड़ा ट्रिकी प्रश्न था, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। ऐसे ही हम लोग जब एग्ज़ाम में हॉल में बैठे होते हैं तो थोड़ा ट्रिकी प्रश्न रहता है, कभी कभी आसान गलती करके आ जाते हैं, टाइम का प्रेशर रहता है, जब हम अपने कंप्यूटर के सामने रहते हैं तो ये होती है गलतियाँ। तो ये देखिए, प्रदेशीय विश्वविद्यालयों के कुलपति प्राय प्रदेश के राज्यपाल होते हैं। कुलपति यहाँ पे मतलब है कुलाधिपति। कुलाधिपति क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक, ये आपका प्रश्न था पिछले वीडियो में। तो कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं, इस पद पर उनका वेतन है, यानी कि कुलाधिपति इस पद पे किसके क्या बोल रहे हैं कि कुलाधिपति जो प्रदेश के राज्यपाल होते हैं उस पद पर उनका वेतन क्या होता है। कुलाधिपति के पद पर वेतन क्या होता है इनका? ये अवैतनिक पद है, इन पे 0 रुपया मिलता है। क्लियर। और केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्र के परिदर्शक विजिटर की उपाधि इनको प्राप्त होती है। तो ये जो मतलब कि यह पद जो होता है इनका, ये प्रदेशीय विश्वविद्यालय में इसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो ये पद जो है सो अवैतनिक होता है, तो इसमें डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज इसमें सही आंसर हो जाएगा। और अब है कि निम्नलिखित में से किस परिषद को वर्ष 2013 में विघटित कर दी गई? आपके लिए होमवर्क है। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, एनसीटी या एनसीईआरटी या नैक, इनमें से किसको 2013 में विघटित कर दिया गया था? प्रश्न संख्या 70 लिखेगा और इसका जो आपको सही जवाब लगेगा वो कमेंट बॉक्स में आप इसको। प्रदेशीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रायः प्रदेश के राज्यपाल होते हैं, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति प्राय प्रदेश के राज्यपाल होते हैं। एक बार 69 नंबर प्रश्न की ओर फिर से देख लीजिए। और इस वो पद क्या होता है? अवैतनिक होता है। साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, उसमें राष्ट्रपति जो होते हैं वो विजिटर की उपाधि उनको प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो आज यही समाप्त होता है। जो आपका जो होमवर्क था 70 नंबर, उसका विकल्प आपको ABCD जो सही जवाब लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और साथ ही साथ आप इसी वीडियो की अन्य जो 4 करियाँ है, इसी सीरीज़ की अन्य 4 कड़ी है, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए और एकदम अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, चिंता मुक्त होके। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि दोनों पेपर पे बराबर फोकस करिए, पेपर 1 पे भी और पेपर 2 पे भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।